हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत विषय के वर्ष 2016 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने वर्ष 2023 से 2017 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, विसंज्ञा शब्द का अर्थ है। तो विसंज्ञा जो संस्कृत शब्द दिया हुआ है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन ए है चेतना युक्त, बी है अच्छी संगति, सी है चेतनाहीन और डी है निरोगी। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है चेतनाहीन। प्रश्न क्या दूसरा है, धेनवा शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही उत्तर है स्त्रीलिंग एक वचन तृतीया विभक्ति है। प्रश्न क्या तीन है, राज्ञा शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। ऑप्शन ए है एक वचन, बी है द्विवचन, सी है बहुवचन और डी है एक वचन व बहुवचन दोनों। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है एक वचन व बहुवचन दोनों। जो राज्ञा शब्द रूप होता है वह पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में प्रयोग होता है और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में प्रयोग होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा एक वचन व बहुवचन दोनों। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या चार, अस्थास्यस्थ शब्द में धातु पुरुष व वचन है। तो चौथा का ऑप्शन सी सही उत्तर है अस्था जो धातु होता है और मध्यम पुरुष बहुवचन, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न क्या पाँच है, हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत अनुवाद है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है वयम पाठम पठिष्यामः। इसके बाद हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, त्रिकोणा मकरा मराला सचका सरिका शब्दों में किन्हीं दो शब्दों का हिंदी अर्थ लिखिए। तो उत्तर हो जाए इसका त्रिकोणा का हिंदी अर्थ होगा गिलहरी, मकरा का घड़ियाल और मराला का हंस या बत्तख और सचका का खरगोश और सारिका का मैना। प्रश्न क्या सात है, चाहिए के योग में किस लकार का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कई बार पूछा जा चुका है, ये तीसरी या चौथी बार पूछा हुआ है ये प्रश्न। उत्तर हो जाएगा इसका चाहिए के योग में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है, यानी चाहिए के अर्थ में किस लकार का प्रयोग किया जाता है, विधिलिंग लकार का। प्रश्न क्या आठ है, पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उत्तर पितरी यानी इसका अर्थ होता है पितरी का पिता, शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रश्न क्या नौ है, भविष्यत काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है। उत्तर भविष्यत काल को दर्शाने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करते हैं। प्रश्न क्या 10 है, 29 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है। उत्तर 29 संख्या को संस्कृत में विंशति या एको न त्रिंशत लिखा जाता है। देखिए यहाँ विंशत हो गया है, मिस्टेक से हो गया है, एको न विंशति तो 19 को लिखा जाता है, 29 है ना, तो एक कम त्रिंशति में, तो एको न त्रिंशति होगा। यहाँ पे ये त्रि के ऊपर बिंदी त्रिंशति। ये मैं जब PDF सेंड करूँगा टेलीग्राम पे तो वहाँ मैं करेक्शन कर दूँगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न के 11, संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है। उत्तर संप्रदान कारक का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति के लिए किया जाता है। इसका हिंदी पर्याय है के लिए, यानी जो विभक्ति चिन्ह होता है वो संप्रदान का के लिए होता है। इसके बाद हम लोग लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या 12, वचन किसे कहते हैं। छोटे बच्चों को वचन की जानकारी किस प्रकार दी जानी चाहिए, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और उदाहरण मैंने नीचे दिया है, यहाँ पे नहीं है, नीचे है। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और सबके उदाहरण लिखना था, चूँकि सोदाहरण स्पष्ट करना था। तो एक वचन का उदाहरण हो जाएगा बालक पठति, यानी एक बालक पढ़ता है, यहाँ पे बालक एक वचन में है। और दूसरा का एग्जाम्पल हो जाएगा बालकौ पठता, यानी यहाँ बालकौ से दो बालक का अर्थ निकल रहा है, तो ये द्विवचन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और तीसरा है बहुवचन में बालका पठन्ति। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 13, आदर्श वाचन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है, क्योंकि यह बालक हेतु वाचन के आदर्श रूप में होता है। अतः शिक्षक द्वारा किए गए वाचन को आदर्श वाचन इसलिए भी कहा जाता है
क्योंकि अध्यापक वाचन में कोई त्रुटि नहीं करेगा तथा वाचन के घटकों का ध्यान रखते हुए वास्तव में बालकों के सामने आदर्श वाचन प्रस्तुत करेगा। ये तो वाचन के बारे में हो गया। आदर्श वाचन का विशेषता भी बताना था। तो पहला विशेषता हो जाएगा, आदर्श वाक्य से छात्र प्रेरित होकर वैसा ही वाचन करने की ओर अग्रसर होते हैं। यानी जैसा शिक्षक करेगा वैसे ही बच्चे करते हैं, और ये शिक्षक से एक्सपेक्ट किया जाता है कि टीचर गलती नहीं करेगा, इसलिए उसको आदर्श वाचन कहते हैं। दूसरा हो जाएगा इसका विशेषता में, शिक्षक का आदर्श वाचन वर्तनी, विराम चिन्ह, उच्चारण आदि त्रुटियों से मुक्त होता है, स्पष्ट व प्रभावशाली व अनुकरणीय होता है। तीसरा है, आदर्श वाचन के द्वारा शिक्षक पठन का मापदंड प्रस्तुत करता है जिसका छात्र अनुकरण करते हैं। चौथा है, आदर्श वाचन से विद्यार्थी यह समझ जाते हैं कि उन्हें कहाँ से कहाँ तक अनुकरण वाचन करना है, यानी पूरा गाइडेंस शिक्षक के ओर से मिलता है बच्चों को। प्रश्न संख्या 14 है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका हिंदी में अर्थ होगा, अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 15 है, भू धातु का रूप लिट लकार के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखिए। उत्तर, भू धातु का रूप लिट लकार है, ल नहीं है, लि छूट गया है, लिट लकार के तीनों वचनों और पुरुषों में निम्न है। तो प्रथम पुरुष का जो रूप हो जाएगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष में होगा भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यत। और उत्तम पुरुष में भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, संस्कृत शिक्षण में शब्द कार्डों का क्या महत्व है? कक्षा में बच्चों को पशु व पक्षियों का संस्कृत नामों की जानकारी किस प्रकार देनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संस्कृत शिक्षण में शब्द कार्डों का अति महत्वपूर्ण महत्व है, क्योंकि इससे हम बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दे सकते हैं। कक्षा में बच्चों को पशु व पक्षियों के संस्कृत नामों की जानकारी उनके चित्र बनाकर देनी चाहिए। देखिए, कार्ड के माध्यम से आप बच्चों को पशु पक्षियों के माध्यम से उस पर चित्र बनाकर अलग अलग बच्चों को कार्ड बांट दीजिए। और ऐसे आप पूछ सकते हैं कि किसी बच्चे को खड़ा करा कि आपको कौन सा कार्ड मिला है, उस पर किसका फिगर बना हुआ है, यानी कौन सा पक्षी है या पशु है, तो वो उससे बताएगा। यानी ये ऐसे ही कार्डों के माध्यम से बच्चों को पशु और पक्षियों के संस्कृत नामों की जानकारी दिया जा सकता है। और आप पूछें कि जो उस जानवर को संस्कृत में क्या कहते हैं, और जो बच्चा कोई पशु का नाम बता रहा है जैसे गाय, तो गाय को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो ऐसे दिया जा सकता है संस्कृत नामों का ज्ञान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कीजिए। वाक्य दिया हुआ है, अहम पुस्तकम पठामि। बी है तम प्रति दयाम कुरु, और सी है शिशु प्रक्रिया सरल भवति, और डी है गुरुवे नमः। तो पहले संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद होगा। पहला वाक्य है अहम पुस्तकम पठामि, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। दूसरा है तम प्रति दयाम कुरु, इसका हिंदी में होगा उनके प्रति दया करो। और तीसरा है सी शिशु प्रकृत्या सरल भवति, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा शिशु प्रकृति से सरल होता है। और डी है गुरुवे नमः, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा गुरु को नमस्कार। अगला प्रश्न है जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत नाम लिखिए। शब्द दिए हुए हैं घोड़ा, कुत्ता, हिरन, बकरी, कोयल, चिड़िया, पेड़, तरबूज, लड्डू, अनार। तो 6 नहीं, हम लोग सभी का संस्कृत में नाम पढ़ लेते हैं। तो इसका संस्कृत में होगा घोड़ा का अश्व, कुत्ता का संस्कृत शब्द होगा कुकरा, हिरन का मृग, बकरी का अजा, कोयल का कोकिला, अनार का दाडिम, लड्डू का मोदका, तरबूज का कालिंदम, और पेड़ का वृक्ष, चिड़िया का चटका। देखिए, इसमें से मैक्सिमम जो शब्द हैं ये किसी न किसी साल पूछे हुए हैं, सब रिपीट हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर सेम टू सेम रिपीट हो जाता है। तो इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं कंप्लीट होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।